एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ के सेकेंड यूनिट के चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की मान्यता के इस टॉपिक में आज का हमारे चर्चा का विषय है राज्यों को मान्यता देने के प्रकार, यानी कि द फॉर्म्स ऑफ रिकग्निशन। इसमें हम प्रमुख रूप से 4 प्रकारों को एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे ध्वनिमत और स्पष्ट मान्यता। ध्वनिमत और स्पष्ट मान्यता का जो ये प्रकार है, इसके द्वारा जब एक राज्य विभिन्न राजनीतिक कारणों से किसी नए राज्य को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, किंतु इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे ये प्रतीत हो कि उसने संबंधित सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी है, तो इसे ध्वनित मान्यता कहा जाता है। जैसे द्विपक्षीय संधियां, दौत्य संबंध और वाणिज्य दूतों का आदान प्रदान कुछ ऐसा व्यवहार है जो ध्वनित मान्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। मान्यता का यह एक गुप्त और अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके अंतर्गत मान्यता प्रदान करने वाला राज्य नए राज्य के झंडे को स्वीकार करता है और उस राज्य के प्रधान अधिकारी से बातचीत और विचार विमर्श करता है, समझौते करता है और विभिन्न तरीके से उस नए राज्य के अस्तित्व को स्वीकार भी करता है। इस संबंध में 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने जब चीन की यात्रा की तो उन्होंने कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए और बाद में उन्होंने अमेरिकी सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी कि इसे मान्यता नहीं दी जाएगी। बाद में 1976 में अमेरिका ने चीन को मान्यता प्रदान की थी। तो इस तरह से इस प्रकार की जो मान्यता है उसको ध्वनित मान्यता कहा जाता है। इसके अलावा जो स्पष्ट मान्यता है, उससे अभिप्राय है कि जब एक राज्य किसी नई राजनीतिक सत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है तो उसे स्पष्ट मान्यता या एक्सप्रेस रिकॉग्निशन कहा जाता है। ये 14 मई 1948 को जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक घोषणा के द्वारा उसे मान्यता दे दी थी। इसी प्रकार बांग्लादेश के स्थापना के बाद भारत, भूटान, नेपाल, बर्मा, जो आजकल म्यांमार कहते हैं, सोवियत संघ इत्यादि राष्ट्रों ने भी अपनी घोषणा के द्वारा मान्यता उसे प्रदान की थी। तो इस प्रकार हमने देखा ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। दूसरा जो प्रकार है वो है एकाकी और सामूहिक मान्यता, सिंगल और कलेक्टिव रिकॉग्निशन। यहाँ पर एकाकी मान्यता से मतलब है कि जब किसी नए राज्य को दूसरे राज्य व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्रदान करते हैं तो उसे एकाकी मान्यता कहते हैं। कई बार अनेक राज्य मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते में अनेक राज्यों को एक साथ मान्यता प्रदान करते हैं तो उसे सामूहिक मान्यता कहा जाता है। अनेक अवसरों पर राज्यों ने इस प्रकार की मान्यता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद सामूहिक मान्यता के उदाहरण बढ़ते चले गए। 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो जैसे देशों को सामूहिक मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद हम देखेंगे अतिक्षिप्र मान्यता। अतिक्षिप्र मान्यता से अभिप्राय है कि किसी राज्य में क्रांति होने पर उसका कोई भी भाग उससे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की घोषणा करता है तो दूसरे देशों के सामने मान्यता संबंधी कठिन समस्या खड़ी हो जाती है। यदि इस समय जल्दबाजी से मान्यता दी जाती है तो यह अतिक्षिप्र मान्यता कही जाती है। यदि इस प्रकार की मान्यता पहले से विद्यमान सरकार अपने घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करती है। जब नाइजीरिया में गृहयुद्ध की स्थिति थी तो कुछ अफ्रीकी राज्यों ने बियाफ्रा को नए राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। नाइजीरिया के आंतरिक मामलों में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप इसे माना गया और फिर बाद में बियाफ्रा पराजित हुआ
और नाइजीरिया ने समय पूर्व मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों से क्षतिपूर्ति का दावा भी किया। इसी तरह से 1994 में यमन में जब गृह युद्ध की स्थिति थी तो रूस ने यमन लोकतांत्रिक गणतंत्र दक्षिणी यमन जिसे कहा जाता है उसकी मान्यता भी समय पूर्व मान्यता उसको दे दी थी। दक्षिणी यमन की सेना ने बाद में आत्मसमर्पण किया और उत्तरी सेनाओं द्वारा दक्षिणी यमन की राजधानी पर विजय के साथ गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो अतिशीघ्र मान्यता के कई उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जा सकते हैं। चौथी जो राज्य की मान्यता का प्रकार है वो है वास्तविक और कानूनी। वास्तविक मान्यता और कानूनी मान्यता वह प्रकार है राज्यों को मान्यता प्रदान करने के जिसके द्वारा वास्तविक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है और दूसरा कानूनी रूप से किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जाती हो। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब एक राज्य को वास्तव में राज्य उसकी वांछनीयता के संबंध में संदेह करने लगते हैं। इस स्थिति में वास्तविक और कानूनी संप्रभुता के बीच भेद करने के लिए मान्यता को भी दो रूपों में विभाजित कर लिया जाता है। एक तो तथ्यगत राज्य उसे कानूनी रूप से संप्रभु स्वीकार न करके वास्तविक मान्यता प्रदान कर दे। इस प्रकार की जो मान्यता होती है वास्तविक मान्यता उसमें किसी देश में परिवर्तन अथवा क्रांति होने के बाद ऐसी सरकार स्थापित की जाती है जो अपने नियंत्रण में विद्यमान प्रदेश में पूरा अधिकार रखती है और पूर्ण रूप से सुविस्तीर्ण नहीं होती और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभा सकती। साम्यवादी क्रांति के बाद तो सोवियत रूस में नई सरकार स्थापित हुई तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे वास्तविक सरकार मानते हुए भी कानूनी रूप से उसे नहीं माना था। सरकार अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे वास्तविक सरकार मानते हुए भी ये माना था कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ये पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो तथ्य के अनुसार जो मान्यता दी जाती है वह अस्थायी होती है। तथ्यगत मान्यता कानूनी मान्यता की पूर्व रूप होती है और वस्तुतः मान्यता देने वाली सरकार को अनेक कठिनाइयों से ये बचाती है। ऐसी मान्यता देने वाला राज्य एक ही प्रदेश में दो सरकारें होने पर दोनों को खुश रखता है। वास्तविक मान्यता देने पर मान्यता देने वाले राज्य को अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं और इसके द्वारा अपने नागरिकों और उसकी संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। कानूनी जो मान्यता है वो देखा जाता है कि क्या नए राज्य की सुदृढ़ता है, क्या नए राज्य में स्थायित्व है या नहीं, जनता का उससे समर्थन प्राप्त है या नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा कर सकता है राज्य या नहीं। तो ये सारी अगर चीज़ें पूरी होती हैं तो कानूनी रूप से किसी भी राज्य को मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसके संबंध में विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे ब्रिटिश सरकार ने बांग्लादेश को शुरू में वास्तविक मान्यता ही प्रदान की थी, लेकिन बाद में दौत्य संबंध स्थापित करके उसे कानूनी मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार ये 4 तरीकों के आधार पर किसी राज्य को मान्यता दी जा सकती है और ये विभिन्न तरीके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को मान्यता देने में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राज्यों को मान्यता देने के कौन कौन से तरीके हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन, प्रमुख रूप से जो तरीके हैं उनमें एक तो है संधि के द्वारा मान्यता प्रदान करना। जब किसी नए राज्य के साथ दूसरा राज्य संधि करने लगता है तो वह उसे मान्यता प्रदान करता है। आवश्यकता नहीं है इस प्रकार की संधि में मान्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। अमेरिका ने स्वतंत्र होने के बाद फ्रांस के साथ संधि की थी और इस संधि में यह नहीं कहा गया था कि फ्रांस अमेरिका को स्वीकार करता है।
किंतु संधि की शर्तें ऐसी थी कि केवल स्वतंत्र राज्यों के बीच ही इस तरह की संधि हो सकती थी, और इसलिए ये राज्यों की स्वीकृति का एक तरीका बन गया। इसके बाद दूसरा एक तरीका है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ नए राज्यों को अपना सदस्य देश बनाता है, उन्हें मान्यता देता है। उदाहरण के लिए कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। मान्यता का ये एक सामूहिक तरीका है, और इसके बाद व्यक्तिगत रूप से अलग अलग राज्य भी उस राज्य को मान्यता प्रदान करें, लेकिन ये ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है कि यूएनओ की तरफ से उसको सदस्यता प्राप्त हो गई। एक तरीका है दौत्य संबंधों के द्वारा। इसके द्वारा जब किसी नए राज्य के साथ दूसरा राज्य अपने दौत्य संबंध स्थापित कर लेता है, अथवा किसी नई राजनीतिक सत्ता के साथ अपने दूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों का आदान प्रदान करता है, तो ये समझ लिया जाता है कि नए राज्य को मान्यता प्रदान कर दी गई है, क्योंकि दौत्य संबंध मान्य राज्यों के बीच ही स्थापित होते हैं। फिर एक पक्षीय घोषणा भी एक तरीका है। कभी कभी एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य को एक पक्षीय घोषणा के द्वारा भी स्वीकार कर लेती है। उदाहरण के लिए इजराइल की स्थापना के 10 मिनट बाद ही अमेरिका की सरकार ने उसे एक घोषणा के द्वारा स्वीकार कर लिया था। फिर सामूहिक घोषणा। सामूहिक घोषणा के द्वारा भी किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जा सकती है। जब एक नए राज्य को मान्यता प्रदान करने के इच्छुक कई राज्य हो जाते हैं, तो वो साथ मिलकर ये घोषणा करते हैं कि वो उस राज्य को मान्यता देते हैं। उदाहरण के लिए 24 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस इत्यादि देशों ने एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कर उसे मान्यता दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रवेश भी एक तरीका है। कभी कभी नए राज्यों को इसलिए मान्यता दे दी गई क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पेरिस सम्मेलन में ये भाग लेने गए थे। ये देशों ने भाग लिया था और वार्सा की संधि पर हस्ताक्षर किया था, इसलिए विभिन्न राज्यों ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। तो इनमें से किसी भी तरीके के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान की जा सकती है, और ये विभिन्न तरीके मान्यता देने के अपनाए जाते हैं।